नमस्ते। पूज्य बाबा जी, उनके परिवार, आदरणीय अम्बा दीदी और वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे इस जागृति की यात्रा में अपना श्रम लगाया, मुझ पे तन मन धन लगाया है, और आप सभी पुण्यशाली लोग, उन सबको मेरा नमन, बहुत बहुत कृतज्ञता। मैं नीति जैन, रायपुर अभिभावक विद्यालय से। मैं अपना कार्यक्रम बुलेट पॉइंट्स में रखूँगी। 3 तरीके से मैं विद्यालय के में अपनी भागीदारी निभाती हूँ। व्यवस्था, फिर वैल्यू कन्वर्सेशन एंड ग्रामर पढ़ाया मैंने, और तीसरा वर्कशॉप्स लेके, शिविर लेके, अध्ययन शिविर लेके क्रमबद्ध तरीके से बात को रखती हूँ। बाबा जी से यूँ तो मैं संपर्क में 96-97 से हूँ, परंतु दर्शन का पठन 2008 से शुरू किया। विद्यालय में मैंने 2012 में वैल्यू कॉन्वर्जेशन पढ़ाना शुरू किया ग्रामर के साथ में, आदरणीय बाबा जी के मार्गदर्शन में। इसके पहले बाबा जी के साथ में बहुत सारी जो मीटिंग्स हुई विद्यालय को लेके, उसमें कुछ में मैं रही, कुछ में नहीं भी रही। फिर धीरे से विद्यालय में व्यवस्था देखना शुरू किया। वैल्यू कॉन्वर्सेशन बाबा जी के मार्गदर्शन में और व्यवहारवादी तरीके से कैसे हम जनवाद कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहा। इस पठन और अध्ययन से ये परिवर्तन मुझको अपने आप में दिखा कि मेरे में समझने का पोटेंशियल, रिसेप्टिविटी बढ़ रही थी। जितनी मेरी रिसेप्टिविटी बढ़ रही थी, उतने मेरे भाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज, ये सब ठीक होते जा रही थी, और मेरे लिए बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और दूसरी टीचर्स के साथ में कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया। इस तरीके से बाबा जी के मार्गदर्शन में वैल्यू कन्वर्सेशन और ग्रामर पढ़ाया। इसका प्रभाव ये भी पड़ा बाद में कि जब समाज में गए और परिवार में जाते हैं, तो परिवार में भी ये सारी चीज़ें जीना इजी होता गया। और समिति के कार्यक्रम के लिए जब हमको ऑफिस जाना होता था, तो वहाँ पे किस तरीके से संबोधन करना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, ये बहुत सरल रहा। व्यवस्थात्मक रूप में मैं समिति का काम, विद्यालय की मान्यता, पुनर्मान्यता, ऑडिट, सीए, ये सारा काम मेरा रहता है। और समिति के काम को देखते हुए ये मुझे समझ में आया कि अगर विद्यालय कुछ खोलना है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने बाद में समझी। 2011 में हमको बाबा जी के मार्गदर्शन में समिति बनी हुई मिली। विद्यालय की मान्यता मिली 3 साल के लिए। हम गृहिणियों ने विद्यालय संभालना शुरू किया। उस समय बाबा जी हमको संभालने वाले थे। पर कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगी कि अगर आप विद्यालय खोलने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो 5 साल पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से DLED BEd कर लीजिए। दर्शन का पठन अध्ययन 2 साल का हो जाए और 1 साल अभिभावक विद्यालय में ट्रेनिंग हो जाए। जो भी समिति विद्यालय को चलाती है, उसका गठन पहले कर लिया जाए। और समिति का नाम जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार समिति। इसके उद्देश्य और जो लक्ष्य हैं, वो जिस भी राज्य में ये खुले, समिति खुले बने, उनके लिए ये कॉमन हो और हम सब कनेक्टेड रहें। साथ में जो भी विद्यालय के भवन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, फर्नीचर के रिक्वायरमेंट हैं, ये सारी चीज़ें पूरी कर ली जाए। इसलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि विद्यालय भवन को लेकर बाबा जी ने अनीता बहन जी हाँ, अनीता धीरेन्द्र शाह बहन जी के ज़मीन पे रायपुर अभिभावक विद्यालय बना हुआ है। तो अनीता बहन जी से पूछा कि ये संपत्ति परिवार में रखनी है या समाज की। आप माता पिता और बच्चों से पूछ लो, यदि समाज को देनी है तो बिल्डिंग समाज मिलकर बनाएगा। तब अनीता बहन जी ने कहा कि बाबा जी, ये परिवार की संपत्ति है, इस पर कोई भी स्थायी खर्च परिवार करेगा, ऐसा तय हुआ है। तो विद्यालय की बिल्डिंग अनीता बहन जी के परिवार ने उपकार विधि से अपना तन मन लगा के हम वो बना के दी। हम सब बहुत कृतज्ञ हैं इसके लिए। और जब मान्यता लेने के लिए हम जाते हैं, तो हमको विद्यालय किस भवन में हम रन कर रहे हैं, इसका स्टेटस शो करना होता है। तो इसके लिए हमने एक बहुत मिनिमम रेंट पे एक रेंट डीड बनाई हुई है, जो गवर्नमेंट को सबमिट की है। अब बाकी जो व्यवस्था के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, गाड़ियों की ज़रूरत होती है, फर्नीचर की ज़रूरत होती है, ये सारा खर्चा
जीवन विद्या परिवार जो रायपुर में है उन लोगों के सहयोग से ये सारे खर्चे पूरे हुए। और विद्यालय की मान्यता के लिए जब भी अप्लाई करें तो उसका एक कवर लेटर अलग तरीके से बनता है। हमने सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता ली है विद्यालय की, तो हमको ये सुविधा है कि हम अपना सिलेबस चेतना विकास मूल्य शिक्षा पढ़ा सकते हैं उनके एजुकेशन नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए। आप लोग जब कभी भी इच्छुक हों विद्यालय खोलने के लिए, उसके 5 साल पहले अगर ये कार्यक्रम शुरू करते हैं और हम जो भी मदद कर सकते हैं आपको करेंगे, तो इस दौरान आपसी तालमेल सामंजस्य भी बहुत सुंदर सेट हो जाता है। कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा ये सब तय हो जाता है। ये वैल्यू कॉन्वर्सेशन क्लास लेने से ये भी हुआ कि जब मान्यता के लिए हम पुनर्मान्यता के लिए जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे हमारी ब्लंडर मिस्टेक्स को हमने बहुत आराम से स्वीकारा और फटाफट उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये सुंदर चीज़ें जो हैं ये घटित कंटिन्यूएशन में होती गई और नियम हमको शासन के साथ काम करने के समझ में आते गए। जितनी चीज़ें ये क्लियर होती गई और अब ये बहुत आसान हो गया है। 5th बोर्ड करवाना है या गवर्नमेंट के साथ में काम करना है, पेपर वर्क करना है, ये सारी चीज़ें अब स्मूथली रन हो जाती हैं। विद्यालय में 2017 में मैंने पढ़ाना बंद करा और उसके बाद पूरा ध्यान समिति की मान्यता, ऑडिट, पुनर्मान्यता ये सारी चीज़ों पे लगाया और इसको ठीक करने में 3 साल लग गए हम लोगों को और इसमें बहुत सी बहनों ने मेरा सहयोग भी किया। अब छोटी का भी जो अभिभावक विद्यालय है इसी समिति के अंतर्गत चलता है। 2017 से ये भी समझ में आने लगा कि अध्यापिकाओं की निरंतरता, नई पीढ़ी की निरंतरता विद्यालय के सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत अनिवार्य है। शासकीय नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ अध्यापिका बहनों ने डीएलएड तो कर लिया, परंतु दर्शन का पठन अनिवार्य अभिभावक विद्यालय के लिए पढ़ाने के लिए, तो ये फिर हर कोई परिवार छोटी जाके अध्ययन नहीं कर पा रहा था, तो ये डिज़ाइन निकाला कि अनीता शाह बहन जी के यहाँ बहनों का अध्ययन शुरू हुआ, स्पेसिफिकली लेडीज़ अध्ययन शुरू हुआ। वो बहनें जो विद्यालय में पढ़ाना चाहती हैं और डीएलएड और बीएड भी कर लें, तो इस तरीके से एक वर्कशॉप वहाँ शुरू हुआ अध्ययन का और एक वर्कशॉप मेरे यहाँ पे शुरू हुआ जिसमें यूथ और सभी किस्म के बच्चे आते और बाकी सारी व्यवस्थाओं में वो भागीदारी करते हैं। ये 4था साल है मेरे घर में जब लगातार अध्ययन चल रहा है और इस साल ऑनलाइन अध्ययन हो रहा है। मध्यस्थ दर्शन स्टडी मेड इजी, ये इस नाम से नीति जैन यूट्यूब में एक चैनल है, उसको आप देख सकते हैं। 2009-2010 में बाबा जी कहते थे बार बार कि हम इसको सरल करने में लगा हुआ हूँ, तो बस यही प्रयास है कि दर्शन जो हम रोज पठन करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स उसमें अपलोड हो जाती हैं। आप लोग कोई भी सुनना चाहते हैं या किसी भी किस्म से विद्यालय को लेकर मदद चाहिए, आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पूजनीय बाबा जी और माता जी को सादर वंदन करते हुए आप सभी भाई बहनों को नमस्ते। मैं ज्योति पुराणिक अभिभावक विद्यालय रायपुर से आज की इस विशेष प्रस्तुति में अपनी बात को रखने का जो अवसर मिला उसके लिए आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हुए अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करती हूँ। मेरी प्रस्तुति में मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर मैं अपनी बात को रखूँगी। पहला है विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था, दूसरा विद्यालय में मूल्यांकन प्रक्रिया। विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था, किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका आर्थिक व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भाग है। आर्थिक व्यवस्था बेहतर होने पर हम बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, जो शिक्षा का एक भाग है। इसकी व्यवस्था विद्यालय में अध्यापिका व अभिभावकों के सम्मिलित रूप से की जाती है। विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था के लिए पूजनीय बाबा जी का जो मार्गदर्शन मिला उसमें मुख्य बिंदु यही रहे कि अभिभावकों से अच्छी फीस लेना है, अभिभावकों को अच्छी सुविधा देना है, अच्छा काम करना है और सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी अभिभावकों की है। अभिभावक विद्यालय की आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं तो इसमें मैं मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर अपनी बात को रखूँगी। उसमें पहली बात है स्थान की उपलब्धता।
किसी भी विद्यालय की शुरुआत के लिए स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम सभी सौभाग्यशाली रहे कि स्थान विद्यालय के लिए पहले से उपलब्ध रहा। दीदी के मुख से हम कई बार सुनते रहे कि वीआईपी रोड रायपुर में जो दीदी का सत्यम जगह था, वहाँ पर बाबा जी कहते रहे कि बेटा ये जगह विद्यालय खुलेगा। इसके लिए हम सभी दीदी व उनके परिवार के प्रति कृतज्ञ हैं। सन 2011 4 जुलाई 2011 में यहाँ पर विद्यालय की शुरुआत हुई। दूसरी बात, संसाधनों की उपलब्धता। विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए शुरुआती दौर में कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो विद्यालय खोलने के लिए जिन भी संसाधनों की हमें शुरुआती दौर में आवश्यकता रही, उसमें जीवन विद्या परिवार के सभी भाई बहनों का बहुत सहयोग रहा। विद्यालय के लिए जितने भी संसाधन हम सबको उपलब्ध हुए, इन सभी भाई बहनों की सहयोग से ही उपलब्ध हुए। उन सभी के प्रति भी कृतज्ञता का भाव बना ही रहता है। तीसरी बात, विद्यालय जब शुरू होता है तो कुछ नियमित खर्च होते हैं जो विद्यालय में रोज़मर्रा के इसमें खर्च किए जाते हैं। तो ये जो खर्च हैं, नियमित खर्च हैं, उसे विद्यालय फीस से पूरा किया जाता है, जिसमें भोजन की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट है, सहयोगियों का वेतन है, विद्यालय का मेंटेनेंस है, बिजली बिल है, मरम्मत कार्य है, उत्सव है, शिविर है आदि, बच्चों की एसेसरीज है, खेल सामग्री है। ऐसे कई छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो नियमित रूप से खर्च होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट में भी देखेंगे कि डीजल डलवाना है ना, या फिर कोई गाड़ी खराब हो गई तो उसको ठीक कराना है। इस प्रकार के कई ऐसे नियमित खर्चे हैं जो विद्यालय फीस से पूरा करते हैं। चौथी बात है आकस्मिक खर्च। जब विद्यालय रन करते हैं तो कई ऐसे खर्चे आते हैं जो आकस्मिक होते हैं, जो हमें नहीं पता होता है। तो इस सब पर भी हमने अभिभावक विद्यालय में साथ मिल करके अभिभावकों के साथ, यदि इस तरीके का कोई खर्चा हमारे विद्यालय में आया है तो हमने अभिभावकों के साथ मिल करके एक सूत्रता के साथ हम सभी समाधान तक पहुँचे, वह आपस में तय करते हैं। और इस तरीके से विद्यालय में हर 3 महीने में पूरी पारदर्शिता के साथ आर्थिक पक्ष को अभिभावकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो विद्यालय की जो आर्थिक व्यवस्था है इस तरीके से अभिभावकों के सामने स्पष्ट रहती है, और कुछ भी कम ज़्यादा होने पर हम सब मिल करके इसको पूरा करते हैं। इस तरह से आर्थिक व्यवस्था अभिभावक विद्यालय में सुचारू रूप से सभी के सहयोग से बनी हुई है। मैंने इस विद्यालय में 8 वर्षों तक इस व्यवस्था को देखा है। आर्थिक पक्ष और सारी व्यवस्था को इस तरीके से अभिभावक विद्यालय में मैंने अपना उसमें स्वयं स्फूर्त विधि से जिम्मेदारी लेकर के ये सहयोग दिया है। दूसरी मेरी बात जो थी मूल्यांकन प्रक्रिया। तो मूल्यांकन, चूँकि चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया पाठ्यक्रम जितना महत्वपूर्ण है, मूल्यांकन की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण भाग है। मूल्यांकन अर्थात मूल्यों का आकलन, अर्थात आचरण का मूल्यांकन करना। इसमें जो बाबा जी का हमको मार्गदर्शन मिला, इस बच्चों के आचरण का मूल्यांकन स्वयं उनके द्वारा स्नातक शिक्षा पूरा होने के बाद होगा। ऐसा बाबा जी ने हमको मार्गदर्शन दिया कि बच्चे जब भी अपना मूल्यांकन करेंगे तो वो स्व मूल्यांकन होगा, और वो स्नातक की शिक्षा पूरा होने के बाद ही वो मूल्यांकन होगा। स्वानुशासन के पहले भी क्रम होगा, क्योंकि अनुभव भी अनुक्रम से होता है। तो शिशु से लेकर युवा होते तक छोटे छोटे स्टेप में हम बच्चों का आकलन उनकी प्रवृत्ति के आधार पर करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो प्रवृत्ति परिमार्जन, जिसे हम प्रवृत्ति परिमार्जन कह सकते हैं। और शिक्षा से संस्कारों का बीजारोपण होता है। बाल्यावस्था में शुरू होता है, युवा होकर संस्कार दृढ़ होते हैं और प्रौढ़ में हम प्रमाणित होते हैं। इसलिए शिशु काल से बच्चों की प्रवृत्ति को देना और वो प्रवृत्ति को देखकर उसे मूल्य शिक्षा के द्वारा सही मार्गदर्शन देना ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा का मूल्य उद्देश्य, जिससे धीरे धीरे संस्कारों का रोपण होता है। संस्कार की बात है तो संस्कार के लिए शुरुआत संबंधों से। अतः बाबा जी का जो मार्गदर्शन हमको इसके लिए मिला, मुख्य रूप से पाठ्यक्रम में संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन व नियंत्रण, यह 4 स्तंभ जो शिशु को संबंधों की पहचान, उदारता, स्वनियंत्रण तक पहुंचाते हैं। और अभिभावक विद्यालय में इन्हीं चारों पर पाठ्यक्रम व यही मुख्य रूप से मूल्यांकन के बिंदु, जो नर्सरी से कक्षा 5 तक सभी में आयु अनुसार व्यवहार प्रदान रूप से देखने व समझने के लिए देखते व समझते हैं। मूल्यांकन का आधार
कार्य व व्यवहार इन दोनों का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का मुख्य आधार क्या है? बच्चों का कार्य और बच्चों का व्यवहार। तो व्यवहार को हम शुरुआती प्राइमरीज में, चूँकि प्राइमरी स्कूल में व्यवहारिक शिक्षा प्राथमिक रूप से है, तो इसलिए व्यवहार का मूल्यांकन प्रवृत्ति परिमार्जन के रूप में, जिसमें संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन व नियंत्रण का मूल्यांकन, और दूसरा स्किल का मूल्यांकन, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने का मूल्यांकन, नृत्य, कला व भाषा का मूल्यांकन। तो भाषा से हम शुरुआत करते हैं। नर्सरी में भाषा, केवल भाषा ही जा पाती है। धीरे धीरे फिर उसमें सुनने की प्रवृत्ति कितनी हो पा रही है, सुन के उसका बोलना, अभिव्यक्ति कितनी हो पा रही है, बोलने के बाद पढ़ने का उसका कैसा है, बच्चा कितना पढ़ पा रहा है और कितना वो स्पष्ट रूप से लिख पा रहा है, इस सब का स्किल के रूप में हम मूल्यांकन करते हैं। नर्सरी में माँ से शुरू कर भाई बहन संबंध, गुरु शिष्य संबंध व 5वीं तक समाज व व्यवस्था, प्रकृति संबंध का मूल्यांकन बच्चों में इनके सबके प्रति भाव पहुँच गया। जो हमने प्रबोधन किया क्लास में, जो भी अध्यापिका जी प्रबोधन करती हैं, तो क्या वो बच्चों में पहुँचा, तो इसका पूरा मूल्यांकन होता है। इसके साथ जो बाबा जी के पाठ्यक्रम में मूल्यांकन बिंदु हैं, कक्षा 1 में जो बाबा जी ने पाठ्यक्रम का मूल्यांकन बिंदु दिया है कि चेतना विकास व मूल्य शिक्षा संबंधित वस्तु मानवीय आचरण का मूल्यांकन होना चाहिए। कक्षा 2 में जो बाबा जी ने मूल्यांकन लिखा है कि पुस्तक की सुरक्षा, सदुपयोग का किया गया प्रबोधन व उसका आज्ञा पालन का मूल्यांकन। कक्षा 3 में बाबा जी ने जो मूल्यांकन दिया है कि पुस्तिका सामग्री, स्थान की सुरक्षा और सदुपयोग, आज्ञा पालन का मूल्यांकन। कक्षा 4 में वस्तु सामग्री, वस्त्र, अलंकार, क्रम का सदुपयोग, सुरक्षा और आज्ञा पालन, पूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन। कक्षा 5 में शिक्षा सामग्री, अलंकार व कक्षा सामग्रियों की सुरक्षा, सदुपयोग, कार्य व्यवहार का मूल्यांकन। इस तरीके से बाबा जी का जो पाठ्यक्रम था और बाबा जी ने इस पाठ्यक्रम में जिस तरीके से मूल्यांकन को निर्धारित किया, इसको भी ध्यान में रखते हुए हम सभी अध्यापिका हैं और संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण की भी जो मार्गदर्शन मिला, इसका भी हम मूल्यांकन करते हैं। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। अभाग विद्यालय में साल में 2 बार मूल्यांकन सत्र होता है, जिसमें बच्चों की अच्छी बात के साथ प्रवृत्ति परिमार्जन पर अभिभावकों का ध्यान आकर्षण कराया जाता है। और कक्षा 5 के मूल्यांकन में बच्चे अपना मूल्यांकन लिखित व मौखिक अपने अभिभावकों के साथ प्रस्तुत करते हैं। इस तरह विद्यालय में मूल्यांकन को उत्सव रूप में रखा जाता है। मूल्यांकन को लेकर जितनी समझ व जो हम अभी तक कर पाए हैं, उसे मैंने रखने का पूरा प्रयास किया है, और समझना है तो आगे चर्चा कर सकते हैं। मूल्यांकन एक बहुत सुखद प्रक्रिया है। जब भी हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, बच्चे उत्सवित होते हैं, अभिभावक उत्सवित होते हैं, मूल्यांकन करके हम भी उत्सवित होते हैं, क्योंकि जब हम अपने पूरे प्रयास से अपनी समझ, जितनी समझ है उससे जितना हम बच्चों तक पहुंचा पाते हैं, बच्चों में वो चीज़ आ पाती है, तो हम दोनों और अभिभावक उसको देख पाते हैं। हम तीनों के एक सूत्रता के साथ मूल्यांकन होता है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक में अभिभावक और अध्यापक मिलकर ही बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। इस तरीके से मूल्यांकन प्रक्रिया अभावक विद्यालय में संपन्न होती है। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यह अवसर आप सब ने मुझे दिया, इसके लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता। यहीं पर मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।